सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान मिस साइमा खान। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हनफिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रंबेरपुरा में एक प्रोग्राम मुनक्कद होने जा रहा है जो कि J&K साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क की तरफ से मुनक्कद होगा। और इसमें जो गेस्ट्स आए हुए हैं, एक है डॉक्टर रऊफ़ हमज़ा जो कि क्लस्टर हेड है HSS वेरीनाग के, और दूसरे जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर मंजूर जावेद जो कि लेक्चरर है साइंस कम्युनिकेटर के। आइए नाजरीन इस प्रोग्राम में चलते हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my pleasure to introduce myself to you. I am Jasra Shweeb from Rambepura. I study in class 7th from Hanfi Educational Institute Rambepura. Sir, I have a question, and my question is: can paleontology departments create employment avenues in J&K? अगर हम देखें, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नेशनल पार्क जो है अमेरिका में, येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहाँ पे टूरिस्ट्स बहुत तादाद में आते हैं। वो क्या देखने आते हैं? फॉसिल पार्क्स वहाँ पे है, गीज़र्स वहाँ पे हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ के लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है क्योंकि टूरिस्ट्स हर एक कंट्री से आते हैं। इसी तरह अगर हम फॉसिल म्यूजियम्स बनाए अपने इस यूनियन टेरिटरी में, तो टूरिस्ट्स आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं उन म्यूजियम्स को देखने के लिए। एक वहाँ पे कुछ पेमेंट करनी होगी उनको, जिससे रेवेन्यू भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जहाँ तक फॉसिल्स और एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, एक नया कंसेप्ट आया है जियो टूरिज़्म। तो जो जियोलॉजिकल टूरिज़्म है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसा कि रूप साहब ने कहा, तो उन साइट्स के आसपास हम ट्रेल्स बना सकते हैं। टूरिस्ट गाइड्स को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, होटलियर्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लोग आएंगे, इन जगहों पे आएंगे, वो फॉसिल्स ढूंढेंगे, रिसर्चर्स आएंगे, सिंपल जो बच्चे हमारे स्कूल्स के हैं वो एजुकेशनल टूर्स पे आएंगे इन जगहों पे। तो वो एक तो कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ लेंगे, दूसरा वो इन फॉसिल्स को देखेंगे, और तीसरा वो बहुत सारी नॉलेज लेकर फिर अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि रूप साहब और मैंने अहरबल में सबसे पहले एक बहुत बड़ी फॉसिल साइट को डिस्कवर किया। तो उसके बाद देखने में आया है कि अहरबल एक वर्ल्ड मैप पे आ गया। ये पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज़ आ गई कि बहुत बड़ी फॉसिल साइट जो है वो डिस्कवर हुई है। तो तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि बहुत सारा टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो अहरबल की तरफ जाने लगा है। और अब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, उन्होंने भी उसको बाज़ाब्ता तौर पर प्रमोट करने की कोशिश की है। और हाल ही में रूप साहब और मैं भी वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्होंने एक वो टूरिज़्म फेस्टिवल वहाँ पे मुनक़्क़द किया। तो हमने इसी तरह वहाँ पे ये फॉसिल्स वगैरह डिस्प्ले किए थे, और बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट्स भी आए थे, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन भी हो गई। बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी आए थे, तो उनके साथ भी हमारी वहाँ मुलाकात हुई और डेलिब्रेशंस हुई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे कश्मीर में एक ही ये फॉसिल साइट नहीं है, हमने 9 साइट्स को अभी तक खोज निकाला है, और 5 साइट्स को भी हमने खोज निकाला है जिनको अभी हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो इंशाल्लाह अनकरीब हो सकता है इसी हफ्ते में आप न्यूज़ देखेंगे कि और 5 साइट्स को लोगों ने डिस्कवर किया है। तो उस वक्त भी आप देखेंगे उन इलाकों में भी फिर टूरिस्ट का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरली हमारे जो लोग हैं उनको भी रोज़गार के मौके मिलेंगे। Assalamu alaikum. Myself Musaddiq Bilal from class 7th from Hanfiya Educational Institute Rambirpura. And sir, I have a question, and my question is why government can't change Panchayat Ghar as experiment lab for villages? जहाँ तक पंचायत घर का ताल्लुक़ है, उनका भी अपना रोल है। जो पंचायत के हमारे मेंबरान हैं उनको एकोमोडेशन चाहिए, ऑफिस चाहिए, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पंचायत घर को ही हम साइंस लैब में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मौके हैं। एक तो ये है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, वहाँ पे हमने
अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई हैं, ICT लैब्स बनाई है, फुल फ्लेजेड साइंस लैब्स हैं, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, ज़ूलॉजी की, और साइंस क्लब्स बनाए गए हैं, मैथमेटिक्स क्लब्स बनाए गए हैं। साइंस पार्क्स का भी अब रुझान बढ़ रहा है, तो बहुत सारे स्कूल्स में साइंस पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमी क्लब्स बनाए जा रहे हैं, एरो मॉडलिंग क्लब्स बनाए जा रहे हैं। तो आप उन स्कूलों की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि रिसोर्स शेयरिंग बेसिस पे अगर एक स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरे स्कूल्स में नहीं है, तो वो दूसरे स्कूल जो है इस स्कूल के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं, उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन चीज़ों की कमी नहीं है और ये आपके लिए कोई रुकावट नहीं बनेंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Asmi Shafi from class 9th from Hanfi Education Institute Rambirpura. I have a question and my question is how science and religion go hand in hand. एक कोट है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ लेम। लुइस पास्चर ने कहा कि जितना मैं साइंस से ट्रूथ को खोजता हूँ, उतना मेरा बिलीव बढ़ता है कि कोई ना कोई दुनिया को बनाने वाला है। अगर हम अपनी बॉडी को भी देखें तो आप देख सकते हैं हमारी किडनीज, हमारा हार्ट किस तरह काम करता है, और ये कितनी सोफिस्टिकेटेड एंड इंट्रिकेटेड मशीन है, जो कि पॉसिबल है तभी कि कोई ना कोई इसको बनाने वाला है। इसका मतलब है साइंस एंड रिलीजन दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दैट इज़ इट। Assalamu alaikum sir, I am honored that I have a good opportunity to introduce myself. My name is Sania Bilal. I am the student of Hanfi Educational Institute Rambirpura Anantnag. I study in class 8th standard. Sir, I have a question. Which are the most beneficial medicinal plants? जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट्स का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा कश्मीर जो है ये इट इज़ रिच इन मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स की यहाँ कमी नहीं है और हमारे पास हाई क्वालिटी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। अगर आप देखेंगे पुराने ज़माने से ही हर घर में आप देखें पमचालन का इस्तेमाल होता है, जिसे हम रियम ऑस्ट्रेल कहते हैं। पमचालन को हम किस लिए इस्तेमाल करते थे? कहीं पे फोड़ा निकलता था, ज़ख्म होता था तो उस पे लगाते थे पीस के, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि जब ये यहाँ पे गले में सूजन होती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो किसी भी दवाई से इसको इतना ज़्यादा असर नहीं होता है जितना एक जड़ी बूटी से होता है, जिसे हम सज़पोश कहते हैं। सज़पोश मालूम है ना आपको? इसको बोलते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है एल्सिया रोजिया, हॉली हॉक। एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट हम इसको घर में लगाते हैं। तो ये हॉली हॉक जो है, इसके फूल अगर हम पानी में पहले सुखाएंगे, फिर पानी में भिगोएंगे, फिर वहाँ पे लगाएंगे, तो ये गले की सूजन एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से आप देखते हैं हमारे पास एक जड़ी बूटी है जिसे हम ब्राइड घास बोलते हैं, निपेटा कैटेरिया इसका नाम है। तो उसका इस्तेमाल डेंड्रफ में, आई सोर में, कहीं पे फोड़ा निकलता है उसमें, एलर्जी होती है उसमें, फंगल इन्फेक्शन होती है उसमें, तो बहुत सारी जो अच्छा म्यादे की तकलीफ़ होती है तो उसमें उसका कहवा वगैरह वो काढ़ा पिलाते थे, तो उससे वो दर्द दूर होते थे। तो इसी तरह से पोडोफाइलम की बात यहाँ पे चली। पोडोफाइलम को वनवांगुन कहते हैं। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है, और जो वॉट्स निकलते हैं जिनको हम शसबम्बर कहते हैं, तो उस पर क्या लगाते हो आप? पोडो वाट लगाते हैं ना, वो स्ट्रिप या वो लिक्विड भी आता है, वो इसी पोडोफाइलम से बनता है और आसपास हमारे जंगलों में काफ़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह एक प्लांट है जिसे हम कोठ बोलते हैं। तो कोठ का इस्तेमाल भी सदियों से लोग करते आए हैं, और आजकल रिमेटाइड आर्थराइटिस में जो है इसका इस्तेमाल होता है। और ये बॉडी को गर्म रखने में, अगर विंटर में इसको खाया जाए, थोड़ा सा खाया जाए, तो इससे आपकी बॉडी जो है विंटर में वार्म रहती है। तो ये जो हमारे मवेशी हैं उनको भी खिलाया जाता है ताकि जो सर्दी का असर है वो उन पे कम हो जाए। इसी तरह से एक और प्लांट हमारा है जिसे हम कंड महाजन कहते हैं। वो जब हम शाली कोटते हैं ना, तो उस वक़्त वो महाजन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक टाइप का वो ब्रूम होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं जो कांटेदार होता है। देखा होगा ना आपने? उसको हम दांद लेदर बोलते हैं कश्मीरी में, दांद लेदर। तो
इसका इस्तेमाल जो है, इसका फ्रूट भी इस्तेमाल होता है, इसका रूट भी इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में लोग इसके रूट को एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर टर्मरिक इस्तेमाल करते थे, तो सब्ज़ी में डालते थे। ये मवेशियों को खिलाते थे तो वो विंटर में बहुत मज़बूत रहते थे। तो इसी तरह से जो मैदे के ज़ख्म होते हैं या इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसके रूट को उबाल के पिलाया जाता है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाती है। इसी तरह से हमारे पास एक प्लांट है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिस्टॉटा एफिनिस बोलते हैं उसको। उंजबार, यूनानी में उसका नाम है उंजबार। शरबत उंजबार बाज़ार में अवेलेबल है। अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो चीज़, यानी गट की ब्लीडिंग हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पे ब्लीडिंग है, तो वो शरबत पीने से वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो देखिए कितने हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका हम बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum sir, I got a golden opportunity in front of you. Sir, I am from class 8th studying in Hanfi Education High School. Sir, I have a question, and the question is how scientific temperament can be popularized in JNK students. जहाँ तक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है, इससे मुराद ये चीज़ है कि हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखें। हमारा एक अप्रोच जो है वो रैशनल अप्रोच हो, हम फजूलियात में ना पड़ें। अब इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे हमें काम करने होंगे। जैसे हमारा स्कूल है तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि वो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हो। ऐसे जैसे एक बाइनोक्यूलर होती है, बर्ड वाचिंग कर सकते हैं, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। एक साइंटिफिक हॉबी जो है वो हर एक बच्चे की हो, कुछ ना कुछ हॉबी। कोई कैंडल मेकिंग पे काम करेगा, कोई फॉसिल कलेक्शन पे काम करेगा, कोई बर्ड फोटोग्राफी पे काम करेगा, कोई स्टार गेजिंग पे काम करेगा, कोई साइंस मॉडल्स बनाने पे काम करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये रुझान हमारे बच्चों में पैदा हो तो बच्चे आगे जाकर साइंस की फील्ड में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आसपास जो हमारा इतना खूबसूरत माहौल है तो बच्चों को अगर हम फॉसिल स्टडी पे ले जाते हैं, एक एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं, बर्ड वाचिंग पे ले जाते हैं, या जो हमारा नेचर वॉक है उस पे ले जाते हैं, तो इन चीज़ों को अगर हम बढ़ावा देंगे तो नेचुरली बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ओवैस लाल है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इस स्टूडेंट ने। मेडिसिनल प्लांट्स को हम उसी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस तरह एक आम प्लांट को कर सकते हैं। जैसे इसका कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, और इसके अलावा महक, अगर हम उसको सूंघ ले कि महक कैसी है, इससे भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल इंटरनेट का दौर है, तो अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, अगर आप प्लांट के कैरेक्टर उसमें डालोगे, जैसे स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है। Assalamu alaikum sir, I am quite excited today that I got a chance to introduce myself in front of you. My name is Kaiful Sair and I am the student of Hanfi Educational Institute. So my question is, what is the medicinal uses of mushrooms? जैसे कि आपको पता है कि हमारी वैली इस हिसाब से बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ पे बहुत सारे मशरूम्स पाए जाते हैं। हमारे जंगलों में, हमारे जो गार्डन्स हैं उनमें पाए जाते हैं। कुछ इनमें ऐसे हैं जिनको हम बतौर फूड खा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम बतौर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक मशरूम है जिसको कहते हैं वीडिहाडोर, इसी तरह दूसरा है बटन मशरूम जिसको कहते हैं, इसी तरह एक है गुच्छी। तो गुच्छी की अगर मैं बात करूं, ये लगभग 20,000 रुपये में 1 किलो इसकी रेट है। तो इसी तरह एक मशरूम ऐसा भी है, हालांकि वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया है, जिसका नाम है कॉर्डिसेपस, या इसको कहते हैं कैटरपिलर मशरूम। 1 किलो की कीमत है 20 लाख रुपए। ये क्या होता है ये मशरूम? ये एक कीड़े पे ग्रो होता है,
कि मरे हुए कीड़े पे ग्रो होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ मशरूम हैं जिनको हम जनरली कहते हैं शेल्फ मशरूम्स, तो उनमें इसी तरह एक मशरूम है, उसको कहते हैं शाइज़ोफाइलम। इस शाइज़ोफाइलम से एंटी कैंसर ड्रग निकलता है, या शेल्फ फंजे हैं उनमें एंटी कैंसर ड्रग निकलता है। इसी तरह कुछ मशरूम्स होते हैं गोल बाल जैसे, उनको कहते हैं पफ बाल्स, जिनको हम बतौर ग़िज़ा खा सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि हमारे ट्राइबल पीपल हैं वो इन मशरूम्स को कलेक्ट करते हैं। उनमें एक ख़ास मशरूम जिसको हम पंज अंगज कहते हैं, वो मंकी के उंगलियां जैसी होता है, फिंगर जैसा होता है, उसको कहते हैं रेमेरिया। तो उसका भी बहुत अच्छा फूड वैल्यू है। इन मशरूम्स की बहुत बड़ी खुशियत ये है कि इनका मेडिसिनल यूज़ भी है और इनका फूड वैल्यू भी है। इनको इसीलिए एक ख़ास कैटेगरी में रखते हैं जिसको कहते हैं न्यूट्रिस्टिकल। Assalamu alaikum sir, it's a privilege for me that I have got a chance to introduce myself to you. I am Mahira Gulzar from class 8, student of Hanfia Educational Institute, Rambirpura. Sir, I have a question that can herbal gardening be alternative source of income? इतना खूबसूरत इलाका है, तो यहाँ पे हमारे जंगलात में काफ़ी तादाद में मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सदियों से हमारे जो हकीम हजरात हैं वो इनका इस्तेमाल करते आए हैं। और आजकल की दुनिया में जहां आप देखते हैं कि लोग एलोपैथिक ड्रग से या और अद्वियात से बहुत तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि कुछ नेचुरल हीलिंग सिस्टम हो, तो इस सिलसिले में ये जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये आपके लिए बहुत कारआमद हो सकते हैं और ये माश का ज़रिया भी हो सकता है। तो अगर लोग मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करेंगे उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जंगलात पे हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और एक इंडस्ट्री यहाँ पे पनपेगी। तो उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल लोग फराहम करेंगे, तो ये जो हर्बल इंडस्ट्री यहाँ पे लग जाएगी तो उससे एक तो हमारे को चीप ड्रग्स मिलेंगे, इफ़ेक्टिव ड्रग्स मिलेंगे और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि एक प्लांट हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकता है। आपने देखा होगा कि अब लोग लेवेंडर लगा रहे हैं अपने बागात में, तो अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंकि लेवेंडर का 1 लीटर जो ऑयल है लगभग 20,000 में बिकता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखिए हर्बल टीज़ का भी एक चला सकते हैं सिस्टम। हम हमारे जो होटलियर्स है या बाकी लोग घरों में भी हर्बल टीज़ यूज़ कर सकते हैं या उनको हम बेच सकते हैं अमेज़ॉन थ्रू पैकेट्स बना के, या हर्बल सोप्स बना सकते हैं जो हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट उनसे बना सकते हैं। तो हमने बच्चों को एक जगह दिखाया एक स्कूल में किस तरह हर्बल टीज़ हम बना सकते हैं कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साइका ज़हूर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो मतलब हर्बल गार्डनिंग है और इससे हम क्या क्या रेमेडी बना सकते हैं घर में भी, और हम कैसे मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। लॉरेंस साहब ने एक किताब लिखी है वैली ऑफ कश्मीर, उसमें उन्होंने अच्छी बात ये लिखी है कि कश्मीरी हर एक प्लांट को किसी न किसी अच्छे इस्तेमाल में लाता है। अगर हम डैंडलियन की मिसाल लें, हांस जिसको कहते हैं, तो ये सदियों से इस्तेमाल की जाती है, चाहे चाइल्ड बर्थ हो या इसमें आयरन कंटेंट या हिपेटो प्रोटेक्टेंट, ये चीज़ें हर जगह मिलती है। इसी तरह पोडोफाइलम है, बनवांगुन, अगर वाट्स होते हैं जिनको हम सिस्टस कहते हैं कशिर पर सियासत, तो उनको भी लगा सकते। हयात हमारे पास एक प्लांट है वर्जीनिया सीलिएटा, तो उसको यूज़ करते थे सदियों से लोग। जब एंटीसेप्टिक नहीं हुआ करता था तो उसका लीफ एक्सट्रैक्ट लगाते थे ज़ख्म पे, उससे वो ठीक होता था। Assalamu alaikum sir, it's a matter great honor for me that I have got chance introduced myself to you. My name is Asma Yusuf and I study in 8th class. I have question that my question is how do we know the age of fossil? कि ये जो फॉसिल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बहुत सारे फॉसिल्स हैं, ये करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स हैं। तो साइंटिस्ट्स ने मुख्तलिफ तरीके निकाले हैं जिनकी मदद से हम इन फॉसिल्स की एज निकालते हैं। अगर 40-50 हज़ार साल पुराने फॉसिल्स होंगे या कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे तो उनको हम कार्बन डेटिंग से उनकी एज निकालते हैं।
ये एक टेक्निक है। रेडियो आइसोटोप जो कार्बन होता है, कार्बन 14 डेटिंग आपने पढ़ा भी होगा किताबों में, तो उससे हम ये एज निकालते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पुराने होंगे तो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं जो उनका फिशन होता है, तो उस बुनियाद पर उसको रेडियो आइसोटोप डेटिंग बोलते हैं। तो उस बुनियाद पर हम उनका जो एज है, उनकी एज है, वो निकालते हैं। और भी एक जो आम इंसान है, अगर उसको थोड़ा सा इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में जानकारी होगी, इसका ये मतलब है कि हर एक पीरियड में एक न एक ऐसा ऑर्गेनिज़म रहा है जो छोटे वक्फे के लिए वहाँ पे मौजूद था। तो अगर हमें वो मिल जाता है किसी जगह पे, किसी रॉक पे, तो हमें पता चलता है कि अब उसका एक इंडेक्स पूरा बना हुआ है, उसकी एज दी हुई है, एक टेबल बना हुआ है, उसको हम इंडेक्स फॉसिल बोलते हैं। तो इंडेक्स फॉसिल्स की मदद से भी अब हमें उनकी एज पता चलती है। ठीक है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am very happy that I have got a chance to introduce myself as Arfa Tabassum from 7th class from Hanfi Education Institute, Rampurpura. Sir, my question is that how scientific environment can be created a good education sector? साइंस मीन्स क्यूरियोसिटी। सबसे पहली चीज़ जो साइंस में है, लर्निंग बाय डूइंग। लैब्स होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, और जो क्लासेस होंगी साइंस क्लासेस, वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। बच्चे भी पूछने चाहिए क्वेश्चंस, व्हाई, हाउ, व्हेन। इससे क्या होगा कि एक माहौल पैदा होगा जिसमें बच्चों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और बच्चे देखेंगे कि जो वो पढ़ते हैं थ्योरी में ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। इसलिए हर एक स्कूल में लैब ज़रूरी है। यही कहा गया है कि मैन ऑफ साइंस विदाउट लेबॉर्ट्रीज आर जस्ट लाइक सोल्जर्स विदाउट वेपन्स। जहाँ तक साइंस रिच एनवायरनमेंट की बात है, तो हमें आसपास न सिर्फ कि स्कूल में बल्कि स्कूल से बाहर भी कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना होगा जिससे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ फैसले लिए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्कूल चुने गए हैं जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है। तो अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसी लैब है जहाँ पे सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हमें दिया जाता है ताकि बच्चे उनके साथ खेलें, कुछ मॉडल्स बनाएं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करें और साइंस के फील्ड में वो आगे जाएं, रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में साइंस क्लब्स बनाए जाते हैं, साइंस सेंटर्स बनाए जाते हैं, लैब्स को प्रमोट किया जाता है, ICT लैब्स हैं स्कूल्स में। तो ज़रूरत इस बात की है कि सारे बच्चे जो है इन साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में, साइंटिफिक हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं ताकि वो न सिर्फ साइंस पढ़ें, जानें, बल्कि उसको खुद अपने हाथों से करें भी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rutba from class 7th from Hanfi Educational Institute, Rampurpura. I am jubilant today that I have got a chance to introduce myself in front of you. I have a question and my question is, how do geologists use carbon dating to find the age of rocks? जियोलॉजिस्ट्स या बायोलॉजिस्ट्स जनरली क्या होता है कि कार्बन डेटिंग उस चीज़ की जाती है, उस फॉसिल की जाती है, उस मटेरियल की जाती है जिसकी एज 50,000 से कम हो, 50,000 ईयर्स। तो इसमें क्या है कि आपको पता है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स लेते हैं, इसमें कार्बन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल कार्बन, दूसरा होता है रेडियो एक्टिव कार्बन। तो जब प्लांट्स ये कार्बन अंदर लेते हैं, इस रेडियो एक्टिव कार्बन की डिके होती है, इसका एक लाइफ पीरियड होता है। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हाफ। तो जब फिर ये काउंट किया जाता है उस लिविंग मटेरियल में, तो उसमें देखी जाती है इसी से कि कितना कार्बन रह गया है, ये C14, तो उसके हिसाब से एज डिटरमाइन की जाती है। ये जो आप यहाँ पे फॉसिल देख रहे हैं, इनको हम फेनेस्ट्रेट ब्रायोजोवन बोलते हैं। ब्रायोजोवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते थे, ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते थे, लेकिन इनमें एक खुसूसियत होती थी कि इनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की शल होती थी, तो इस वजह से ये प्रिजर्व हो पाए हैं। तो वो सेडिमेंट और ये फॉसिल जो है एक साथ बनते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको सेडिमेंट का
सेडिमेंट की एज पता चलती है, इस रॉक की एज पता चलती है, तो फॉसिल की एज भी पता चलती है। अगर आपको फॉसिल की एज पता चलती है तो रॉक की एज भी पता चलती है, क्योंकि दोनों साथ साथ बने। ठीक है। तो ये ब्रेव जोन क्या होते थे, ये कॉलोनीज में रहते थे, हजारों की तादाद में ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो 1 मिलीमीटर से भी छोटे थे। 1 मिलीमीटर आपको पता है ना कितना छोटा होता है, वो जो आपकी स्केल पे एक एक निशान होता है, तो उस निशान के बराबर ये ऑर्गेनिज्म्स होते थे, उससे भी छोटे होते थे। तो कॉलोनीज में रहते थे, इसलिए वो कॉलोनी का पूरा इम्प्रिंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आजकल हम वो खिड़कियों में वो जाली लगाते हैं ना, उसी जाली का पैटर्न यहाँ पे बनता है, तो इसीलिए उनको हम फेनेस्ट्रेट ब्रेव जोन बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक एक करके। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपने सिनेल्स देखी है कश्मीर में, जिसको हम कोल्हुन भी बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में सिनेल्स हुआ करती थी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तब कुछ सिनेल्स के रिलेटिव्स फॉसिल में तब्दील हो गई, जिसकी एग्जांपल ये बाय वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉसिल। इनकी एक हार्ड शेल हुआ करती थी, जो कि आजकल के सिनेल्स में भी है, जो लिविंग स्पीशीज़ है इनकी। तो ये शेल जो है इनको एक प्रोटेक्शन देती थी, जब भी कोई प्रेडेटर आता था या हार्श एनवायरनमेंट होता था तो इसी शेल में चली जाती थी। अब क्या हुआ है कि उस शेल का इम्प्रेशन यहाँ पे रहा है, क्योंकि हार्ड पार्ट्स जो होते हैं, चाहे प्लांट्स के हो चाहे एनिमल्स के हो, वो जल्दी फॉसिलाइज होते हैं बनस्बत सॉफ्ट पार्ट्स। इसलिए आप देख सकते हो कि बाकी स्नेल की बॉडी पेरिश हो चुकी है, लेकिन शेल का इम्प्रेशन यहाँ पे है। दिस फॉसिल जो कि बाय वैल्यू का एक फॉसिल है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड फॉसिल है। ये वाला फॉसिल जो आप देख रहे हैं, इसको हम ब्रेकियोपॉड बोलते हैं। तो ब्रेकियोपॉड जिस तरह से बटरफ्लाइज होती है ना, ये बटरफ्लाई नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई की शेप के इनकी शल होती थी, जो 2 हिस्सों में, बराबर के 2 हिस्सों में बटी हुई होती थी, और बीच में इसको हिंज होता था। हिंज मतलब जोड़। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम, जो ये इम्प्रेशंस हमें मिले हैं, इनको हम ब्रेकियोपॉड्स बोलते हैं। तो ये ब्रेकियोपॉड्स कम से कम 300 मिलियन ईयर ओल्ड है। 300 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है। तो इतने पुराने सैंपल्स यहाँ कश्मीर में हमें मिले हैं, इससे पुराने भी मिले हैं। यहाँ पे बच्चों ने एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा कि इनोवेटिव कैसे बना जाए, और हमारे पास अगर कोई आइडिया हो तो उसको कैसे हम प्रैक्टिकल शेप दें, एक प्रोटोटाइप मॉडल कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पे मैं एक बच्चे ने मॉडल बनाया है अंडर माय गाइडेंस, कि उसने क्या किया है, उसने देखा कि विंटर में क्या होता है कि अक्सर स्नो होता है रोड्स पे और गाड़ियाँ सिकिड कर जाती हैं, मीन्स स्लिपरी रोड्स होते हैं। अगर गाड़ी कहीं पे रुक जाती है, जहाँ पे वो ब्रेक देती है तो वो उससे आगे ही रुकती है, वहाँ पे अगली गाड़ी होती है तो कोलिजन होता है। इसको अवॉइड करने के लिए, ये नुकसान बचाने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है, एक प्रोटोटाइप साइंस मॉडल तैयार किया है। इसका काम क्या है कि ये एक ड्राइवर को पहले से ही क्या अलार्म देती है कि आगे व्हीकल है और कहाँ किस डिस्टेंस पे आपको ब्रेक मारनी है, ताकि सेफ डिस्टेंस रहे बिटवीन द 2 व्हीकल्स। हम देख सकते हैं जब एक गाड़ी इस गाड़ी के नज़दीक आती है तो इस गाड़ी को अलार्म होती है। इसमें भी हमने अलार्म सिस्टम फिट किया है, एक आर्डिनो फिट किया है। जब गाड़ियाँ नज़दीक आती है तो ये अलार्म देता है, और आगे हमारा ये आइडिया है कि हम इस गाड़ी को इस तरह डिज़ाइन करेंगे, इसके गवर्निंग सिस्टम से इसको कनेक्ट करेंगे, इस सेंसर सिस्टम को, आर्डिनो को, ताकि जब एक ड्राइवर दूसरी गाड़ी के नज़दीक आए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए, खुद ब खुद ब्रेक लगे आहिस्ता आहिस्ता। इससे क्या होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं, और फॉगी कंडीशंस में भी ये सेंसर सिस्टम बहुत कारआमद होगा। बाइनोक्यूलर है, ये जो टेलीस्कोप है उससे थोड़ी डिफरेंट है। इसमें इसको बाइनोक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, इसमें लेंस लगे हैं, दोनों आँखों से भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मोनोक्यूलर भी होता है, वो भी एक टेलीस्कोप होती है, तो उसका एक ही साइड होता है, एक ही आँख से देखा जा सकता है और एक आँख को बंद करना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे हैं, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस,
और एक प्रिज्म लगा होता है अंदर, आया समझ, जो कि मैग्नीफाई करता है, चीज़ों को बड़ा करता है और दूर की चीज़ें इससे नज़दीक दिखती हैं। और इसमें एक गैस भी होता है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से आप फॉग में भी देख सकते हो। तो इससे क्या हम देख सकते हैं, या बर्ड वाचिंग कर सकते हैं, लैंडस्केप वाचिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये इसकी इफादत है। दिखता है कुछ यहाँ पे। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं, जैसे न्यूटोनियन होती है, या कोई एक्सरे में एक्सरे टेलीस्कोप होती है, इसी तरह इंफ्रारेड टेलीस्कोप होती है। और जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, आपको पता है हाल ही में लॉन्च हुई है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको कहते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। आया समझ। उससे पहले जो मोस्ट पावरफुल थी उसको कहते थे हबल, लेकिन हबल से भी अब मोस्ट पावरफुल है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो नासा ने लॉन्च की है। तो उससे बहुत राज खुल गए, जो कि हमारा यूनिवर्स है, नई चीज़ें हमने देखी, पहली बार वो चीज़ें दिखी जो अब तक ह्यूमन आई ने नहीं देखी। वाइड एंगल नहीं होता है। गुड।